हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी का सलूशन करेंगे और हमारा टॉपिक चल रहा है 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, दैट इज किंगडम प्लांटी। तो आज हम लोग बेटा किंगडम प्लांटी का एनसीईआरटी का सलूशन करने जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन, बिना किसी टाइम को बर्बाद किए चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी को क्लासीफाई करने का बेसिस क्या है बेटा। तो एल्गी को क्लासीफाई करने का क्या बेसिस है। आपको पता होगा कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एल्गी को क्लासीफाई किया गया है उसके पिगमेंट के आधार पे, और उसमें रिजर्व फूड कैसा है बेटा उसके आधार पे, मतलब वो कैसा खाना स्टोर करता है और उसमें पिगमेंट कैसा होता है, इनके आधार पे उसको क्लासीफाई किया गया है। तो आंसर देखिए, द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, एक तो हो गया पिगमेंट। पिगमेंट जो होता है उसका पिगमेंट पर्टिकुलर कलर देता है, ट्रेडिशनल कलर देता है एल्गी को, और इनका जो कलर होता है वो पिगमेंट के वैरायटी पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए, नेम ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी का, ग्रीन एल्गी में ग्रीन कलर आता है और ग्रीन कलर का कारण होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। जबकि बेटा फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी को बोलते हैं, उसमें जो ब्राउन कलर आता है वो क्लोरोफिल ए के साथ सी आ गया। देखिए ये बेटा यहाँ बी था, यहाँ सी आ गया। और एक इसमें स्पेशल पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है फ्यूकोजेंथिन। रोडोफाइसी में रेड कलर होता है बेटा, और इसमें क्लोरोफिल ए के साथ डी आ गया, मतलब पहले वाले में बी, फिर दूसरे वाले में सी, और फिर इसमें डी एक्स्ट्रा होता है, जबकि क्लोरोफिल ए सब में कॉमन है। और इसमें इसका मेन पिगमेंट होता है फाइकोरेथ्रिन। एनसीईआरटी ने लिखा है इसका प्रीडोमिनेटिंग जो पिगमेंट होता है दिस इज फाइकोरेथ्रिन। अब क्या लिखा है, किस किस क्रिटेरिया पे डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे क्रिटेरिया हो सकते हैं, जैसे फ्लैजिलेशन, फ्लैजिला कैसा है भी कि नहीं है। बताइए कौन से ग्रुप में फ्लैजिला नहीं होता बेटा, जल्दी से बताइए, लेट मी नो। तो देखो बेटा, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें फ्लैजिला नहीं होता, दैट इज रेड एल्गी। जबकि एक ग्रीन एल्गी बताइए जिसमें फ्लैजिला नहीं होता। तो ग्रीन एल्गी जिसमें फ्लैजिला नहीं होता है वो होता है क्लोरेला, वो होता है। लेकिन बेटा वो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, और एक मल्टी सेलुलर पूछा जाए तो स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा में भी नहीं होता है। फिर आगे देखिए, स्टोरेज प्रोडक्ट यानी स्टोरेज फूड, फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेल वॉल। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है बेटा, व्हेन एंड वेयर डज द रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द लिवरवर्ट, ए मॉस, ए फर्न एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। मतलब मॉस, फर्न, लिवरवर्ट, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सभी की लाइफ साइकिल में मियोटिक डिवीजन यानी कि रिडक्शनल डिवीजन कहाँ पे होगा। तो रिडक्शनल डिवीजन को ही मियोटिक डिवीजन को कहते हैं। ये कहाँ होगा, लिवर बर्ड में पूछा है, तो लिवर बर्ड में होगा एसएमसी में, यानी स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल कहाँ पाई जाती है, कैप्सूल में। कैप्सूल की कुछ सेल स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती हैं, जब उसके अंदर मियोसिस हो जाएगी तो बेटा हैप्लाइड स्पोर बन जाते हैं। मॉसस में कहाँ होगा, मॉसस में भी स्पोर मदर सेल में होती है, ठीक है, उसमें भी कैप्सूल के अंदर ही स्पोर मदर सेल पाई जाती है और वो बना लेंगी। फर्न में क्या होगा, फर्न में स्पोरेंजिया आर इंडस्ड ऑन द स्पोरोफिल, यानी वो पत्तियों के नीचे की तरफ होती हैं। आपको पता होगा पत्तियों के नीचे की तरफ होती हैं, एबैक्सियल सरफेस पर पाई जाती हैं। इस तरह की पत्तियों को स्पोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर पाई जाती है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल 2n होती है, जब इसमें रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा तो बेटा स्पोर बन जाएंगे, तो स्पोर n बन जाते हैं। तो ये लिखा हुआ है, स्पोरेंजिया आर इंडस्ड ऑन द स्पोरोफिल यानी फर्टाइल लीफ, एंड द प्रोसेस ऑफ मियोसिस occurs in SMC यानी स्पोर मदर सेल ऑफ स्पोरेंजियम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लाइड स्पोर। जिम्नोस्पर्म में मियोसिस कहाँ होती है, जिम्नोस्पर्म में होती है बेटा कोन पे उपस्थित छोटी पत्तियों को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, और कुछ कोन पे उपस्थित बड़ी पत्तियों को बोलते हैं मैक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल और मैक्रोस्पोरोफिल को कभी कभी मेगास्पोरोफिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर क्या पाई जाती है, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया रिस्पेक्टिवली, तो उन्हीं के अंदर पाई जाती है मदर सेल। ये देखो, जैसे यहाँ देखिए, मियोसिस अकर्स इन माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड इन द माइक्रोस्पोरोफिल, यानी कोन के ऊपर छोटी पत्तियां होंगी, छोटी पत्तियों के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, उन्हीं में जब हो जाएगी तो हैप्लाइड पॉलन ग्रेन बन जाते हैं बेटा। जब और हैप्लाइड पॉलन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट बन जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसी को अगर फीमेल के रिस्पेक्ट पे सुने तो यहाँ पे कर दीजिएगा मैक्रो, यहाँ कर दीजिएगा मैक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ कर दीजिएगा मैक्रोस्पोरोफिल, यहाँ कर दीजिएगा मेगास्पोर मदर सेल,
मैक्रो नहीं बोलते, वहाँ फिर मेगा बोलने लगते हैं। फिर यहाँ पे हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन की बजाय क्या बन जाएगा, यहाँ सीधे बन जाएगा आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम, और आर्चिगोनियम फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। एंजियोस्पर्म में क्या होगा, एंजियोस्पर्म में भी वही होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और जो कि मेल गैमेटोफाइट बनाएगी। और ये कहाँ पाई जाती है, ये एंथर ऑफ स्टेमन, ये स्टेमन होता है और इसके एंथर में पाई जाती है, ठीक है। जबकि मेगास्पोर मदर सेल ये होता है ओव्यूल के न्यूसेलस में, ओव्यूल के न्यूसेलस में, NUCELLUS, न्यूसेलस ऑफ ओव्यूल, इसमें मियोसिस हो जाएगी। जब मियोसिस होती है तो इनमें मेगास्पोर बनते हैं, इनमें बने माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, इसमें मेगास्पोर, ठीक है। और मेगास्पोर ही फाइनली फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, और माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन क्या बनाएगा, वो बनाएगा मेल गैमेटोफाइट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नेम 3 ग्रुप ऑफ प्लांट दैट बियर्स आर्चिगोनिया। नेम 3 ग्रुप ऑफ प्लांट दैट बियर्स आर्चिगोनिया, ब्रीफली डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एनी वन ऑफ देम। मतलब 3 ऐसे ग्रुप बताने प्लांट के जिसमें आर्चिगोनिया पाया जाएगा, और उसमें से किसी एक की लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब कर देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, ये 3 ऐसे ग्रुप है जिनमें आर्चिगोनियम पाया जाएगा। बेटा एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनियम नहीं पाया जाता है, इसीलिए एक बार क्वेश्चन पूछा था कि आर्चिगोनियम किसमें नहीं पाया जाता है, तो आप बताओगे एंजियोस्पर्म। अब लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा चलिए मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल एन होती है, एन लाइफ साइकिल को हैप्लॉइड बोलते हैं बेटा, और ये गैमिड बनाती है, ये गैमिड बनाती है। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर। सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। एंड सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स दे आर प्रेजेंट ऑन द एपेक्स ऑफ गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं बेटा, जो बाईफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स बनाता है, जो बाईफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स बनाता है। बी मतलब ब्रायोफाइट, बी मतलब बाईफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स बनाएगा बेटा। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं, जो यूजुअली फ्लास्क शेप का होता है और उसके अंदर सिंगल एग बनता है, सिंगल एग बनता है। एंथ्रीडियम जो है वो एंथीरोजॉइड्स रिलीज कर देता है, जो वाटर द्वारा आर्चिगोनियम के माउथ से एंटर कर जाता है, यानी वाटर द्वारा उसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। फिर क्या होगा बेटा, एंथीरोजॉइड्स ये एन और ये एग भी एन, एन और एन मिलकर के 2n बना लेते हैं बेटा, जाइगोट बन गया। यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ कि एक्सटर्नल, बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ। कहां पर हुआ, ये फर्टिलाइजेशन हुआ बेटा फ्लास्क शेप आर्चिगोनियम के अंदर, और फिर जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट जो है ये क्या कहलाएगा, ये आगे चल के रिडक्शनल डिवीजन यानी मियोसिस करेगा, और जब मियोसिस करेगा फिर इसके बाद क्या होगा, ठीक है, आगे चल के मियोसिस करेगा। और इस समय जब तक मियोसिस नहीं कर रहा है तब तक ये मल्टी सेलुलर स्पोरोफिटिक बॉडी बन गई, इससे मल्टी सेलुलर स्पोरोफिटिक बॉडी बन जाती है, ठीक है। और जब रिडक्शन डिवीजन कर लेगा तो उससे स्पोर बन जाते हैं, आपको पता है, और इन्हीं स्पोर से इनका लाइफ फिर से वैसा हो जाता है, गैमेटोफिटिक। फिर क्वेश्चन पूछा है बेटा, मेंशन द पोलाइटी ऑफ फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित ये सारे दिए हुए हैं, जैसे दिया प्रोटोनिमल सेल ऑफ मॉस की पोलाइटी बता दीजिए, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की पोलाइटी बता दीजिए, डाइकॉट न्यूसेलस इन डाइकॉट की बता दीजिए। फिर पूछा है लीच सेल ऑफ मॉस की बता दीजिए, प्रोथैलस सेल ऑफ फर्न, जेमा सेल ऑफ मार्केंसिया, फिर मेरिस्टेम सेल ऑफ मोनोकॉट, फिर ओवम ऑफ लिवरवर्ट, और फिर जाइगोट ऑफ फर्न। आइए बेटा एक एक करके देखते हैं, इसका सोल्यूशन नीचे लिखा हुआ है, मैं देखता हूँ। प्रोटोनिमा सेल ऑफ मॉस, मॉस की तो बेटा मेन लाइफ एन होती है, तो ये देखो हैप्लॉइड हो गई, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ऑफ डाइकॉट, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको पेन बोलते थे शॉर्ट में। ये जो होता है ट्रिप्लाइड होता है, यानी 3n होता है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। फिर आगे चलते हैं, अगर बात की जाए लीफ सेल ऑफ मॉस, मॉस की लाइफ n होती है तो हैप्लॉइड होगी। प्रोथैलस ऑफ फन, फन का प्रोथैलस स्पोर से बन रहा है, इसलिए वो भी हैप्लॉइड या n होगा। जेमा ऑफ मार्केंसिया, चूंकि जेमा ब्रायोफाइटा में बनेगा, मार्केंसिया में पाया जाएगा, तो वो भी n होता है, हैप्लॉइड होता है। मेरिस्टेम सेल्स ऑफ मोनोकॉट, मेरिस्टेम सेल्स जो होती है वो 2n होती है, वो 2n होती है और डिवाइडिंग सेल होती है। ओवम ऑफ लिवरवर्ट, ओवम बेटा हमेशा n होगा, तो ये n हो गया क्योंकि लिवरवर्ट का पूछा गया है। फिर पूछा गया जाइगोट ऑफ वन, जाइगोट हमेशा 2n होता है, तो 2n हो जाएगा डिप्लाइड। n को हैप्लाइड, 2n को डिप्लाइड और 3n को ट्रिप्लाइड कहते हैं बेटा। तो सबकी पोलाइडी लेवल भी कवर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है बेटा,
व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी एंड जिम्नोस्पर्म, एल्गी और जिम्नोस्पर्म का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं, लेट्स बिगिन कि एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है और जिम्नोस्पर्म का क्या है। बेटा एल्गी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एल्गी पूरी पृथ्वी पर, पूरे अर्थ पर जितना कार्बन फिक्सेशन कर रही है उसका 50% अकेले कर लेती हैं। बताइए पूरी पृथ्वी पर जितना भी कार्बन फिक्सेशन या फोटोसिंथेसिस हो रही है उसका 50% अकेले कौन कर लेता है। तो बेटा आंसर होगा एल्गी, यानी एल्गी फिक्सेस CO2 विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, लगभग 50% ऑफ टोटल अर्थ फोटोसिंथेसिस। इसलिए क्या होगी, अगर फोटोसिंथेसिस करेगी तो बेटा CO2 ले लेगी, उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल देगी। लेकिन आपको पता है वाटर भी यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, वाटर का स्प्लिटिंग होगा, जब पानी टूटता है तो ऑक्सीजन निकलेगा, तो ये क्या करेगी, अपनी सराउंडिंग में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देगी, यानी अपनी इमीडिएट सराउंडिंग में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देती है। तीसरा क्या होगा बेटा, ये खाना बनाएगी। खाना मैंने अभी बोला था कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है, और ये खाना बेटा कौन खाएगा, ये हार्बीवोर्स खाएंगे। कहाँ वाले हार्बीवोर्स खाएंगे, एल्गी जहां पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, एक्वेटिक रीजन में। तो बेटा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए फूड मिल गया, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए फूड मिल गया, जिससे फूड साइकिल मेंटेन होती है, जिससे फूड चेन मेंटेन होती है। मैरीन एल्गी फूड के रूप में खाई जा सकती है, जैसे लेमिनेरिया, सारगासम, लेमिनेरिया और सारगासम। फिर आगे देखिए बेटा, कुछ एल्गी जो होती है उनसे हाइड्रोकोलाइड निकालते हैं। हाइड्रोकोलाइड वाटर लविंग सब्सटेंस को बोलते हैं। ब्राउन एल्गी में एल्जिन नाम का हाइड्रोकोलाइड्स होता है, जबकि रेड एल्गी में कैराजिन नाम का हाइड्रोकोलाइड होता है। और रेड एल्गी से एक सब्सटेंस निकालते हैं जो कि हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस है, उसका नाम दिया गया है बेटा अगर अगर। अगर अगर किससे निकालते हैं, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया नाम की रेड एल्गी से, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये देखो, अगर इज यूज्ड इन ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए कल्चर मीडियम की तरह काम करता है। और जेलीज और आइसक्रीम बनाने में भी यूज होता है। जेलीज और एनसीईआरटी में दिया हुआ है आइसक्रीम, तो आइसक्रीम बनाने का भी प्रिपरेशन में अगर अगर यूज किया जाता है। क्लोरेला बेटा क्या होता है, प्रोटीन रिच होता है, इसलिए स्पेस ट्रेवलर्स यानी अंतरिक्ष यात्री उसका पूरा उपयोग करते हैं। बताइए अंतरिक्ष यात्री कौन सी ग्रीन एल्गी को प्रोटीन के रूप में ले जाते हैं, आंसर आएगा क्लोरेला। लेकिन बेटा अगर यहीं पे पूछा जाए ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सी यूज करते हैं, तो आवर आंसर शुड बी स्पाइरोगायरा, सॉरी स्पाइरुलिना बेटा, स्पाइरुलिना, ये स्पेलिंग लिख दो क्योंकि ये बीजी है। और स्पाइरोगायरा क्या है बेटा, वो जीए है, जीए यानी ग्रीन एल्गी, स्पेलिंग लिख दो। अब बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म पूछा है। इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म ज्यादातर सजावट के रूप में यूज किए जाते हैं। बताइए बेटा, कभी भी आप कहीं गए होंगे तो आपको देखा होगा, आपने देखा होगा कहीं पे साइकस के पेड़ लगे होते हैं, कहीं पाइनस के पेड़ लगे होते हैं, कहीं देवदार के पेड़ लगे होते हैं, यानी सिट्रस। तो जिम्नोस्पर्म ज्यादातर ऑर्नामेंटल होते हैं, जिम्नोस्पर्म ज्यादातर सजावटी पौधे होते हैं। इसमें से कुछ जो होते हैं फॉर्मल गार्डन में पाए जाते हैं और बोनसाई के रूप में यूज करते हैं। बोनसाई आप जानते होंगे, छोटे छोटे पौधे आजकल ग्रो कराए जा रहे हैं गमलों में, उनको बोनसाई बोलते हैं। फिर आगे देखिए बेटा, डियर फाइबर आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ पेपर हम, जो हम लोग पेपर पल्प यानी जो हम लोग पेपर बनाते, पेजेस बनाते हैं, वो सब इनके फाइबर से ही प्रिपेयर किया जाता है। टर्पेंटाइन ऑयल यानी तारपीन का तेल, आपने सुना होगा, पेंट में मिलाते, इनेमल पेंट में मिलाते तारपीन का तेल। तो तारपीन का तेल जिसको टर्पेंटाइन ऑयल बोलते हैं वो भी इससे मिलता है। और रेजिन भी बेटा पाइनस से मिलता है, ठीक है। तो ये देखो लिखा है कॉनिफर्स रेजिन। कॉनिफर्स में क्या आता है, जिनकी पत्तियां निडिल लाइक होती हैं, जिनकी पत्तियां निडिल जैसी होती हैं, एग्जाम्पल है पाइनस, उससे रेजिन भी निकलता है। फिर आगे बेटा ऑयल देखो, अभी ऑयल निकाला था, किससे निकाला गया, कुछ जूनिपर्स होते हैं, पाइनस को पाइन बोलते हैं बेटा, हेमलॉक भी होता है, एक फर का पौधा होता है, स्प्रूस भी नाम सुना होगा, इनसे ऑयल निकाले जाते हैं। जिम्नोस्पर्म जो होता है बेटा, उससे कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है, सीड को, उसको सीड को खाने के लिए यूज करते हैं और बेकरी आइटम बनाने में। जैसे आपने भी कुछ सीड खाए होंगे, जैसे कि आपने साबूदाना खाया होगा, साबूदाना सैगोपाम से निकाला जाता है। सैगोपाम किसको बोलते हैं, साइकस रेवोल्यूटा नाम के पौधे को, साइकस रेवोल्यूटा। साबूदाना जो फास्ट में खाते हैं और भी फूड प्रोडक्ट्स बनाने में यूज किया जाता है। और चिलगोजा ड्राई फ्रूट्स की तरह यूज होता है, जो पाइनस जिगार्डियाना से निकाला जाता है।
सम टाइम यूज टू क्रिएट सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल। कभी कभी क्या होता है, कुछ मात्रा में सिल्क बनाने में भी काम में लाया जाता है बेटा, आर्टिफिशियल सिल्क, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब क्या बोला गया है, बोथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म बियर सीड, देन व्हाई आर दे क्लासिफाइड सेपरेटली। बोला गया है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी पौधे और अनावृत बीजी पौधे और आवृत बीजी पौधे, इन दोनों में क्या होता है, दोनों को अलग अलग क्यों रखा गया जबकि दोनों में सीड बन रहा है। रीजन ये है बेटा, देखो जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल होता है उसके चारों तरफ ओवरी नहीं होती, मतलब ओव्यूल तो होगा लेकिन ओवरी नहीं होगा। अब बताइए, जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड बन जाएगा, लेकिन ओवरी ना होने के कारण फ्रूट नहीं बनेगा, क्योंकि ओव्यूल विल बी कन्वर्ट इनटू सीड एंड ओवरी विल बी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। अब आप बताइए, फर्टिलाइजेशन के पहले ओव्यूल नेकेड था और फर्टिलाइजेशन के बाद सीड नेकेड है, तो क्या लिखा हुआ है, इन जिम्नोस्पर्म द ओव्यूल आर नेकेड बट इन एंजियोस्पर्म दे आर इनक्लोज्ड विद इन द ओवरी। जबकि क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें ओव्यूल भी होगा और ओवरी भी होगी, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद इससे सीड बन जाएगा ओव्यूल से और ओवरी से फ्रूट बन जाएगा, तो ये एक अंतर है। फिर जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो एन होता है बेटा, एन, और इसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। जब देखो लिखा है बिफोर फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन गया था, जबकि एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है अभी बताया था 3n होता है और वो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। और डबल फर्टिलाइजेशन किसमें नहीं पाया जाता, डबल फर्टिलाइजेशन इज रिपोर्टेड ओनली इन एंजियोस्पर्म, इट नेवर बी रिपोर्टेड इन जिम्नोस्पर्म। देखो लिखा है फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर्स इन जिम्नोस्पर्म, कौन सा फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, बट इन एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स यानी होता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया बेटा, व्हाट इज हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी क्या होती है, तो देखिए अगर कोई पौधा दो साइज के स्पोर बना रहा है, दो साइज के स्पोर बना रहा है, तो एक को माइक्रोस्पोर बोलेंगे और एक को मैक्रोस्पोर बोलेंगे, और इस कंडीशन को हेट्रोस्पोरी बोलते हैं बेटा। हेट्रोस्पोरी स्टार्ट कहां से हुई, हेट्रोस्पोरी टेरिडोफाइटा से स्टार्ट हुई, लेकिन उसके कुछ ही मेंबर में होती थी, किसमें वेल स्टैब्लिश हो गई, तो जिम्नोस्पर्म में वेल स्टैब्लिश हो गई, और एंजियोस्पर्म में आते आते बिल्कुल कंटिन्यू हो गई। तो क्या लिखा है, द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पोर इन द सेम प्लांट इज कॉल्ड एज हेट्रोस्पोरी। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या हेट्रोस्पोरी का, हेट्रोस्पोरी से ग्रोथ ऑफ सीड होता है। अगर हेट्रोस्पोरी नहीं होती तो सीड का ग्रोथ नहीं होता, सीड बन नहीं पाता। तो याद रखिएगा, एक तो सीड की ग्रोथ होती है और सीड किसमें बना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसका मेन कारण था हेट्रोस्पोरी। दूसरा, इट इज रिक्वायर्ड इन डिफरेंशिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। क्या होगा, छोटा वाला जो स्पोर है वो मेल गैमेटोफाइट बनाता है और बड़ा वाला स्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। फीमेल गैमेटोफाइट यानी मेल गैमेटोफाइट इज माइक्रोस्पोर से बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट मेगा स्पोर से बनेगा। एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में 2 दिए हैं, ठीक है, और फार्मूला है, हिंट है सीसा, हिंट है सीसा यानी सिलाजिनेला और साल्विनिया, सिलाजिनेला और साल्विनिया। याद रखिएगा ये साल्विनिया है, एक है साल्विया। अब साल्विया क्या होता है बेटा, साल्विया एंजियोस्पर्म है, तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है साल्विनिया और साल्विया में। साल्विया क्या है बेटा, एंजियोस्पर्म, साल्विनिया क्या है, तो आप बता देंगे टेरिडोफाइटा। अब एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग टर्म विद द सुटेबल एग्जाम्पल। मतलब यहाँ पे कुछ टर्म दिए गए हैं नीचे की तरफ जिनको आपको पढ़ के बताना है और उसका एग्जाम्पल देना है। ठीक है, प्रोटोनिमा, एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम, डिप्लॉन्टिक, स्पोरोफिल और आइसोगेमी, ये क्या होती है। देखो बेटा, सबसे पहले प्रोटोनिमा बताते हैं। प्रोटोनिमा किससे बनती है, जो भी स्पोर बनता है बेटा मॉसेस में वो एन होता है। अब इसी स्पोर से एक रेंगती हुई क्रीपिंग बॉडी बन जाती है। कैसी रेंगती हुई क्रीपिंग बॉडी, जो कि प्रोस्ट्रेट पड़ी रहती है बेटा, उसी बॉडी को हम बोलते हैं प्रोटोनिमा। तो दिस इज द हैप्लाइड स्ट्रक्चर फाउंड इन ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में भी किस में पाया जाएगा बेटा, मॉसेस में पाया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है, कैसा होता है, धागे नुमा चेन ऑफ सेल का बना होता है, यानी मैंने बोला था फिलामेंटस होता है। फिर कहाँ पाया जाता है, मॉसेस में। किससे डेवलप हो रहा है, डायरेक्टली स्पोर से। किस तरह के स्पोर से डेवलप हो रहा है बेटा, हैप्लाइड स्पोर से। तो ये भी एन हुआ कि 2n, एन। दूसरा एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम अभी कुछ देर पहले बताया था बेटा कि एंथ्रीडियम जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते थे, लेकिन किस में पाया जाता है, तो मेल सेक्स ऑर्गन है और फाउंड इन ब्रायो एंड टेरिडो। बेटा ये जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता, जबकि आर्चिगोनियम ब्रायो, टेरिडो और जिम्नोस्पर्म तीनों में पाया जाता है।
जबकि जो एंथ्रीडियम होता है वो ब्रायो और टेरिडो में पाया जाता है, वो जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता है। अब देखिए बेटा, एग्जाम्पल है मैनी फंजी एंड एल्गी हैव एंथ्रीडिया ड्यूरिंग दियर रिप्रोडक्टिव फेज। देखो एंथ्रीडियम जो होता है वैसे तो वो ब्रायो और टेरिडो में होता है, लेकिन कुछ और भी फंजी हैं उनमें और कुछ एल्गी उनमें भी पाया जा सकता है। आर्चिगोनियम मैं आपको बता ही चुका हूँ, आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। कहाँ पाया जाता था? ब्रायो में भी पाया गया था बेटा, टेरिडो में भी पाया गया था और जिम्नोस्पर्म में भी पाया गया था। एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होता है और ये भी बताया गया था ये फ्लास्क शेप होता है। ठीक है, फ्लास्क शेप होता है, ये रहा फ्लास्क शेप होता है। एक एग प्रोड्यूस होगा इसमें, मैंने ऐसे फिगर बताया था, बना के बताया था कि इसमें एक ही एग प्रोड्यूस होता है। ये टेरिडोफाइटा में भी होता है, जिम्नोस्पर्म में भी होता था, ब्रायो में भी होता था, लेकिन एंजियो में नहीं दिया हुआ है। और ये मल्टी सेलुलर जैकेट द्वारा कवर्ड रहता है, मल्टी सेलुलर जैकेट द्वारा कवर्ड रहता है। और इसमें एक सोलिन वेंटर भी पाया जाता है, यहाँ के सेल को बोलते हैं वेंटर सेल, वेंटर सेल भी पाई जाती है यहाँ पे। अच्छा, अब एक्सप्लेन करना है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है। देखो लाइफ साइकिल, जिनकी लाइफ में फ्री लिविंग स्टेज में 2n अवस्था पाई जाए, जिनके लाइफ के 2n स्टेज में 2n जिनकी लाइफ में 2n स्टेज पाई जाए, उस तरह की लाइफ को आप डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो देखो लाइफ साइकिल इन विच डोमिनेंट फ्री लिविंग फेज इज 2n यानी डिप्लाइड। और फिर लिखा हुआ है ये क्या करेगी, ये गैमिट बना सकती है, ये गैमिट बना सकती है। जेनरेट हैप्लाइड गैमिट कब? जब मियोसिस होगा तब बना सकती है। एग्जाम्पल हो गया सार्गासम, एग्जाम्पल हो गया सार्गासम। फिर देखिए ए लीफ विच इज स्पोरेंजिया, मतलब स्पोरोफिल किसे कहते हैं? तो ऐसी लीफ जिसके पास स्पोरेंजिया पाया जाएगा, अभी बना के बताया था, ऐसी लीफ जिसके नीचे स्पोरेंजिया पाया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्पोरोफिल। अब अगर छोटी पत्तियां हैं तो माइक्रोस्पोरोफिल, बड़ी पत्तियां हैं तो मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, और ये कोन के ऊपर पाई गई थी, याद करो किस में पढ़ा था? जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था। कोन को स्ट्रॉबली या लैक्स भी कहते हैं, कोन को स्ट्रॉबली या लैक्स भी कहते हैं, लैक्स LAX। और पाइनस में ऐसा होगा। आइसोगेमी क्या होती है बेटा? अगर दो गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं और दोनों का साइज सेम हो, अगर दो गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा और दोनों का साइज सेम हो, दोनों फ्लैजिलेटेड हो या दोनों नॉन फ्लैजिलेटेड हो, जैसे देखो यहाँ पे दो गैमेट हैं और दोनों सेम टाइप के, सेम शेप और साइज के, बस एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों फ्लैजिलेटेड है तो आइसोगेमस हो गया। या दोनों ही नॉन फ्लैजिलेटेड हो, सेम शेप और साइज के हो, लेकिन इसके स्टेन अलग अलग हो, तब इसको बोलते हैं आइसोगेमी। Sexual reproduction takes place through the fusion of two gametes which can be flagellated or similar in size or non-flagellated and similar in size। ये हो गया flagellated and similar in size, ये हो गया non-flagellated similar in size। ठीक है, such reproduction is called as isogamy। Example ectocarpus यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा में भी होता है। ये वाला यूलोथ्रिक्स में होगा, इस जिसमें फ्लैजिला नहीं होती स्पायरोगायरा में होगा। अब पूछा गया बेटा कि फॉलोइंग टर्म यानी निम्नलिखित शब्दों को, निम्नलिखित जो टर्म दिए हैं जैसे एल्गी और रेड एल्गी और ब्रायोफाइटा को डिफरेंशिएट करना है। लिवरवर्ट और मॉस में क्या अंतर है? होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में क्या अंतर है? सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन में क्या अंतर है? आइए देखते हैं, बड़ा ही इजी है। देखिए रेड एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी होता है, बताया था, जबकि ब्राउन में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है। ठीक है, दूसरा रेड एल्गी में फाइकोबिलिन आर प्रेजेंट, रेड एल्गी में फाइकोबिलिन होता है जिसको फाइकोरेथ्रिन भी कहते हैं। ब्राउन एल्गी में फाइकोबिलिन होता है, इसमें इसमें फाइकोबिलिन नहीं होता, उसकी जगह होता है फ्यूकोजेंथिन जो ब्राउन कलर देता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड एल्गी का रिजर्व मटेरियल होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, जिसका स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान होता है। एनसीईआरटी की लाइनें बोल रहा हूं मैं, जिसका स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान होता है। ठीक है, जबकि ब्राउन एल्गी में लैमिनेरिन और ऑयल होता है, लैमिनेरिन और ऑयल, जो कि कॉम्प्लेक्स, ऑयल तो लिपिड है लेकिन लैमिनेरिन क्या होता है? ये होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। रेड एल्गी में कभी फ्लैजिला नहीं पाया जाता, जबकि ब्राउन एल्गी में फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, ब्राउन एल्गी में फ्लैजिला पाया जाता है, 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। फिर क्या पूछा है? सेकंड यानी लिवरवर्ट और मॉसस में अंतर देख रहे हैं, ये तो फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड लिवरवर्ट और मॉस में अंतर देख रहे हैं। देखो ये लिवरवर्ट और मॉस में अंतर, देयर इज नो प्रोटोनिमा, लिवरवर्ट में प्रोटोनिमा नहीं होता, यानी इनका स्पोर ये ऐसे रेंगती हुई बॉडी यानी फिलामेंटस बॉडी नहीं बना पाती, ये केवल और केवल किस में बनता है? मॉसस में, ये केवल मॉसस में बनता है। दूसरा
जो लिवरवर्ट होते हैं इसमें डॉर्सो वेंट्रल प्लांट बॉडी होती है, यानी चपटी होती है, ऊपर और नीचे से चपटी होती है, यानी बॉडी होती है डॉर्सो वेंट्रल। ठीक है। द एल्गल प्लांट बॉडी इज सेपरेटेड इनटू द स्टेम एक्सिस। ठीक है, इनकी जो एल्गल प्लांट बॉडी होती है वो स्टेम एक्सिस से सेपरेटेड होती है। होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस में क्या अंतर है? होमोस्पोरस जब कोई पौधा एक ही टाइप के सारे स्पोर बनाए, एक ही शेप के, एक ही साइज के सारे स्पोर बनाए, ठीक है, उनको माइक्रो और मैक्रो ना बोले, तब इसको बोलते हैं होमोस्पोरस। और जब दो टाइप के बनाता है, ठीक है, डिफरेंट स्पोर बनाता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पोरेंजिया में बनाता है, तब उसको हेट्रोस्पोरी बोलते हैं। छोटे वाले को माइक्रोस्पोर बोलने लगेंगे, बड़े वाले को मेगा स्पोर बोलने लगेंगे। छोटा वाला जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा और बड़ा वाला फीमेल गैमेटोफाइट बनाने लगेगा। ठीक है, और बताया गया था हेट्रोस्पोरी से सीड की ग्रोथ का चांस बढ़ता है, यानी सीड बनने के लिए हेट्रोस्पोरी का होना बहुत जरूरी है। फिर आगे सिंगगैमी क्या होती है बेटा? मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है, ठीक है, तो इसको आप फर्टिलाइजेशन या सिंगगैमी कह सकते हो। तो क्या लिखा है? सिंगगैमी इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट यानी ओवा। वेयर एज ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन में एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। तो देखो बेटा, एक इसका न्यूक्लियस हो गया और दो पोलर न्यूक्लियाई के न्यूक्लियस हो गए, तो तीन न्यूक्लियस फ्यूज किए, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और सिंगगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिला लो तो क्या बोलोगे बेटा? तो बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। केवल और केवल किस में होती है? ये होती है एंजियोस्पर्म में। 10th क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश मोनोकॉट फ्रॉम डाइकॉट? आप मोनोकॉट को डाइकॉट से कैसे अलग समझ पाएंगे? तो देखो मोनोकॉट क्या होता है? मोनोकॉट में सिंगल कोटिलेडन होते हैं, यहाँ पे दो कोटिलेडन होते हैं, इसीलिए तो बेटा नाम दिया गया मोनोकॉट एंड डाइकॉट। फ्लावर इनका ट्राइमेरस हो सकता है, इनका पेंटामेरस या टेट्रामेरस हो सकता है। अगर हर चीज 3 के सेट में पाई जाए ट्राइमेरस, 4 के सेट में पाई जाए टेट्रामेरस, 5 के सेट में पाई जाए पेंटामेरस। एनसीईआरटी की लाइनें हैं बेटा सभी। और यहाँ पे पैरेलल वेनेसन होगा, जैसे तेज पत्ता देख लो मोनोकॉट है। ग्रैमिनी के मेंबर देख लो, जैसे चावल, गेहूं, मक्का, उनमें ऐसे पैरेलल लाइन पाई जाएगी, वेन्स पैरेलल होते हैं, इसको पैरेलल वेनेसन बोलते हैं। यहाँ पे पूरा जाल बन जाता है, इसलिए इसको रेटिकुलेट वेनेसन बोलते हैं। जैसे मैंगो की पत्ती देख लो, इधर भी बिखरी हुई है, इधर भी बिखरी हुई, जाल, पूरा जाल बन जाता है। फिर यहाँ पे वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होता है, यहाँ वेस्कुलर बंडल रिंग में होता है। ठीक है, यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम नहीं पाया जाएगा, इसलिए इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इनकी मोटाई ज़्यादा नहीं बढ़ती, इनकी मोटाई ज़्यादा नहीं बढ़ती। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? वेस्कुलर कैम्बियम होता है तो इनकी मोटाई बढ़ जाती है, ये काफ़ी मोटे या चौड़े हो जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी रूट रिप्लेस बाय एडवेंटिशियस रूट एंड शॉर्ट लिव। इसमें प्राइमरी रूट जो मोटी निकलती है, जो मेन रूट होती है प्राइमरी रूट, वो रिप्लेस हो जाती है। किससे रिप्लेस हो जाती है? पूरी ऐसे घने घने ऐसे वो बन जाते हैं, जैसे घास के जड़े देखिए, पूरी घनी ऐसे बंच बन जाता है, उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। यहाँ प्राइमरी रूट जो होती है अकर्स इन फ्यू केस एंड प्राइमरी रूट इज लॉन्ग लिव्ड। प्राइमरी रूट जल्दी रिप्लेस नहीं होती और देखी जा सकती है आसानी से। जैसे मूली की हम लोग प्राइमरी रूट खाते हैं, गाजर की हम लोग प्राइमरी रूट खाते हैं, ठीक है ना, टर्निप की हम लोग प्राइमरी रूट खाते हैं, शुगर बीट में भी हम लोग ये सब यूज करते हैं। अब आगे देखिए, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, मतलब ये मिसमैच दिए हुए कॉलम 1 कॉलम 2, इनको मैच कराना है। क्लेम आइडोमोनास बेटा एल्गी है, ये देखो, तो ए मैच हुआ 3 से। साइकस जो होता है वो क्या? जिम्नोस्पर्म है बेटा, तो ये हो गया साइकस 4 से मैच। सिलेजिनेला बेटा टेरिडोफाइट है, तो ये 2 से मैच हुआ, ये रहा 2 से मैच हुआ। स्फेगनम जो है बेटा वो मॉस से मैच होगा, स्फेगनम मॉस से मैच हो गया। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वही बेटा, क्या ओव्यूल इज नॉट कवर्ड। ठीक है, किसके द्वारा कवर्ड नहीं था? ओवरी द्वारा। बना के बताया था कि ओव्यूल तो है, ओवरी नहीं है। ठीक है, इसीलिए ओव्यूल होने से सीड तो बनेगा, लेकिन चारों तरफ फ्रूट नहीं बनेगा। सीड तो बन गया, फ्रूट नहीं बना। ठीक है, लिखा है ना तो बिफोर फर्टिलाइजेशन होगा ना तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कवर्ड नहीं होगा और आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड कवर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो सीड भी नेकेड है, ओव्यूल भी नेकेड है। और जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज ट्री आते हैं, टॉल ट्री भी आते हैं और श्रब भी आते हैं। और इसमें दुनिया का सबसे बड़ा ट्री भी आता है जिसका नाम है सिकोया सेमी परवेरेंस रेडवुड ट्री प्लांट, रेडवुड ट्री प्लांट। ठीक है बेटा, चलिए फिर आगे देखते हैं अगला क्या होगा।
द रूट आर टैप रूट, जिम्नोस्पर्म की रूट टैप रूट होती है, ब्रांच भी हो सकते हैं स्टेम और अनब्रांच भी हो सकते हैं। अनब्रांच का एग्जांपल बताइए, तो अनब्रांच का एग्जांपल हो जाएगा आपका साइकस, ब्रांच का एग्जांपल क्या हो जाएगा, पाइनस और सिट्रस। लीफ सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी होगी बेटा, तो सिंपल और कंपाउंड होगी, कंपाउंड होगी तो पिन्नेट होगी कि पामेट, तो पिन्नेट कंपाउंड होगी, और लेदरी होती, काफी मोटी होती है। फिर आगे प्लांट बॉडी में रूट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा, और जो ऐसी लीफ जो क्या करेंगे, स्पोर प्रोड्यूस कर लेंगे, वो उन्हें स्पोरोफाइट बोलेंगे। और पूरा पौधा 2n होता है इसलिए स्पोरोफाइट बोलेंगे, और लीफ अगर ऐसी होगी जो स्पोर प्रोड्यूस करेंगे उसे स्पोरोफिल बोलेंगे। स्पोरोफिल बेटा, यहाँ स्पोरोफाइट लिखा है तो पूरा पौधे को स्पोरोफाइट कहेंगे। फिर आगे दे प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पोर, बता दिया था कि हेट्रोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी कहाँ स्टार्ट हो चुकी थी, तो टेरिडोफाइटा में स्टार्ट हो चुकी थी। कहाँ पे स्टैब्लिश हो गई थी, जिम्नोस्पर्म में। कहाँ कंटिन्यू हो गई, एंजियोस्पर्म में, ठीक है। और जिनमें हेट्रोस्पोरी होती है उन्हीं में सीड बनता है बेटा। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर लिखा है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल वाटर एंड फ्रॉम द सिफेनोगेमी। इसमें एक्सटर्नल वाटर द्वारा नहीं होगा, मतलब इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ना होकर के इंटरनल होता है। देखिए बेटा, एल्गी को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी में कैसा होता है, इंटरनल। वैसे कुछ एल्गी भी हैं जिनमें इंटरनल होता है, लेकिन एनसीईआरटी में रफली लिखा हुआ है कि एल्गी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और लगभग बाकियों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बाकी में क्या आ गए, तो एल्गी के बाद आता है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती, हवा द्वारा होता है। और सिफेनोगेमी का मतलब हो गया पॉलन ट्यूब उसमें मदद करेगा, पॉलन ट्यूब उसमें मदद करेगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 3, दैट इज प्लांट किंगडम, 11th के एनसीईआरटी का कंप्लीट सोल्यूशन यानी बैक एक्सरसाइज। तो ठीक है बेटा, इसको कर लीजिएगा, इससे पूरी एनसीईआरटी गो थ्रू हो जाएगी और आधे घंटे में आपका ये लेक्चर का कंप्लीट हो चुका है। फिर मिलते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एनसीईआरटी सोल्यूशन में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर ना भूलें, क्योंकि बेटा आप जितना ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा हम लोग का उत्साह और मनोबल बढ़ेगा और अन्य बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है बेटा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और ये जो लेक्चर होता है ये 11th क्लास के लिए भी बेनिफिट है बेटा, और जो नीट देने वाले हैं उनके लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि वो उनको ये पता रहेगा कि बैक एक्सरसाइज से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सब लोग इस लेक्चर को जरूर देखिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। खुश रहिए, अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर।